So, hello everyone, I am CS Kajal Sham and I welcome you all to Kajal Sham की क्लास। आज हम लोग है ना एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 का नाम सुना है? अरे प्यारे बच्चे बताओ मुझे, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का नाम सुना है? यस मैम, बिल्कुल सुना है। अरे मैम आप रुको, हम अगर सीए करें तो भी उसमें ये एक्ट आता है, हम सीएस करें तो भी उसमें ये एक्ट आता है, और तो और अगर हम एलएलबी करें, हम बीकॉम ग्रेजुएट करें, हम कुछ भी करें ना मैम, ये एक्ट आ ही जाता है। आई नो बच्चा, ये एक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी एक्ट का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्यारा सा टॉपिक है विच इज, अच्छा चलो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो सबसे पहले हम वर्ड पकड़ते हैं विच इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? टेल मी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ही इज मिस्टर ए, सपोज ही इज मिस्टर बी। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बात हो रही है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। इट शुड बी लीगली एनफोर्सिएबल, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बकायदा, राइट। अब ये जो दो पार्टीज हैं इनके बीच में अगर हम कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा रहे हैं तो पहले ये चेक करना जरूरी है कि ये दोनों पार्टीज एलिजिबल तो है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैम समझ में नहीं आया, एलिजिबिलिटी मतलब ये भी देखना पड़ता है क्या कि किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या हम किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। तो मैम ये कैसे चेक करें, हमें फटाफट से बता दो। रुको मैं बता रही हूँ, ठीक है। एकदम आप शांति से, हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ओके। तो देखो ऐसे है ना, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, राइट। उससे आपका ये जो कंसेप्ट है आप खुद ही मुझे इस चीज का आंसर दे दोगे। तो सबसे पहले मुझे एक बताओ, क्या एक गवीब, यस बच्चों सही सुना आपने, क्या एक गवीब एलिजिबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, क्या एक इलिटरेट पर्सन, एक अनपढ़ इंसान, क्या वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं आता, क्या वो एलिजिबल है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, क्या वो एलिजिबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अब सोच के बताना, क्या फर्स्ट जो मैंने आपको पूछा, एक गरीब, क्या वो एलिजिबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? एक इलिटरेट पर्सन और एक माइनर, इनमें से कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, आप मुझे बता दो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक गरीब एलिजिबल क्यों नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? जस्ट बिकॉज वो गरीब है? ना बेटे ना, ये तो गलत बात है ना। ये लॉ में कहाँ लिखा है? ये लॉ में कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसीलिए एक गरीब हमेशा, एक गरीब हो अमीर हो जो भी हो, ही इज ऑलवेज एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक इलिटरेट पर्सन मैम, वो कैसे एलिजिबल होगा? उसको तो कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं पता। क्यों बच्चा, क्यों एलिजिबल नहीं होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर एक इलिटरेट पर्सन है तो वो भी अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो सकता है, ऐसा कोई भी लॉ उसको बैन नहीं करता कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो सके। तो ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया सेकेंड। मैम एक छोटा बच्चा, मैम वो तो नहीं हो सकता, वो पक्का नहीं हो सकता। यस बच्चा, आपने एकदम सही पकड़ा। अ माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अगर ये लाइन इतनी सी होती ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती कि भाई माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन अगर इतनी होती तो बहुत आसान हो जाती, तो मैं ये टॉपिक लेके आती नहीं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टॉपिक होता ही नहीं। बट सिंस ये लाइन इतनी सी नहीं है, इसमें बहुत सारी की लर्निंग्स है जो डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सो यस, तो एक जो माइनर है वो एलिजिबल है नहीं है, ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। नाउ सी, फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट और एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहली पार्टी है माइनर, जो अपने आज के सेशन का टॉपिक होने वाला है, जिस पे अपन बातचीत करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैम माइनर होता कौन है? माइनर मतलब अभी कोई आके बोलेगा मैम मैं ना 20 साल का हूँ, मेरे में बुद्धि कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं समझता, तो मैं माइनर हो गया है? ऐसे तो कोई भी माइनर हो जाएगा,
कोई भी क्लेम कर लेगा मैं तो माइनर हूँ, कोई भी कुछ भी अपराध कर लेगा, गुनाह कर लेगा और बोल देगा मैं तो माइनर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो लॉ ने है ना जो भी वर्ड्स यूज किए हैं, आप कोई भी लॉ उठा के देख लो, वेदर इट्स कंपनी लॉ, टैक्सेशन लॉज और यू कैन से एनी काइंड ऑफ जनरल लॉज, कोई भी लॉज उठा के देख लो, क्रिमिनल सिविल, जो लॉज उठा के देखना है देख लो, वो लोग जो भी वर्ड यूज करते हैं ना लॉ मेकर्स, वो उनको एक सेक्शन में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी माइनर को बखूबी ब्यूटीफुली तरीके से डिफाइन किया गया है। ग्रेट। तो माइनर होता कौन है देख लेते हैं। नाउ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। हो, ये नहीं समझ में आया मैम? मतलब इतना समझ में आया, जो 18 साल का अभी तक नहीं हुआ है वो माइनर है। सॉरी, तो मैम ये बताना, जो 17 ईयर्स का है क्या वो माइनर है? यस बेटा, वो बिल्कुल माइनर है। अच्छा, जो 17 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज का है, क्या वो माइनर है? बिल्कुल मैम, वो भी माइनर है, बिल्कुल वो माइनर है। हु हैज, अभी लॉ को पढ़ना सीखो, हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है वो माइनर है। द मोमेंट आप 18 साल के हो गए, आप मेजर हो गए। लाइक कल मेरा बर्थडे है, कल मैं 18 साल की होने वाली हूँ, तो कल से आई एम गोइंग टू बी काउंट इन मेजर। मेरी जो काउंटिंग है वो मेजर में आएगी। मैं आज की ही माइनर हूँ, आज तक की ही मैं माइनर हूँ। तो जो 18 ईयर्स का अभी तक हुआ नहीं है वो माइनर है, जो 18 ईयर्स का हो गया है, जिसने कंप्लीट कर दिया है, वो मेजर हो जाता है। ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इफ अ पर्सन इज अंडर अ गार्डियनशिप बाय द कोर्ट, इन सच अ केस द एज ऑफ मेजोरिटी शैल बी 21 ईयर्स। मैम इतनी भारी इंग्लिश हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला है, लॉ को अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो आपको तोड़ तोड़ के पढ़ के सीखना आना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के पढ़ना आना पड़ेगा। अगर आप एक थंब से एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यही लगेगा कि मैम बहुत भारी इंग्लिश है, नहीं समझ में आ रही। इट्स नॉट एनीथिंग भारी इंग्लिश, आपको तोड़ तोड़ के सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ पर्सन इज अंडर अ गार्डियनशिप बाय द कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है ना बच्चा, जिस बच्चे के, जिस माइनर के फैमिली वाले नहीं होते, मतलब जिसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला ही बच्चा है, अकेला ही बच्चा है, कोई भी उसकी फैमिली में नहीं है, तो उस जो वो बच्चा जो बच गया है अकेला, उसको कोर्ट जो है उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, और यू कैन से अ लीगल गार्डियन अपॉइंट करता है। उसकी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ना, कोई तो उसकी देखभाल करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट एक लीगल गार्डियन अपॉइंट करता है। ठीक है। तो एक ऐसा बच्चा जिसका फैमिली में कोई भी नहीं है, जिसका फैमिली में कोई भी नहीं है, तो कोर्ट उसके लिए कौन अपॉइंट करता है? एक लीगल गार्डियन अपॉइंट करेगा। तो जो ऐसा बच्चा होता है ना, उसके लिए जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 21 ईयर्स है। मतलब लॉ ये अज्यूम करके चलता है कि जिसकी फैमिली नहीं है वो थोड़ा सा लेट बड़ा होगा, थोड़ा सा लेट मेजर होगा। मतलब अगर वो 20 ईयर्स का है ना, तो उसको माइनर ही मानेंगे। द मोमेंट ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स ही बिकम्स मेजर इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। अच्छा, इसमें से ना हम लोग माइनर की एज डिस्कस कर रहे हैं, इससे मुझे एक केस याद आता है, विच इज निर्भया गैंग रेप केस, राइट। इसमें जो जिन्होंने रेप किया था, जो रेप गैंग था, उनमें एक जो बच्चा था, एक जो व्यक्ति था, वो 16 ईयर्स का था। मतलब ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो उसने ये प्लीड कर दिया कि भाई मैं माइनर हूँ, ठीक है, मैं माइनर हूँ, मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ, क्योंकि माइनर की एज तो 18 ईयर्स है, तो मैं माइनर हूँ, मैं 16 ईयर्स का ही हूँ अभी तक, तो मुझे छोड़ दिया जाए। ठीक है। एंड लिटरली कोर्ट ने बाकी सबको सेंटेंस ऑफ डेथ डिक्लेयर किया था, बट उस बच्चे को, सिंस वो एक माइनर था, भले उसने कुछ भी किया हो, उसको 6-7 मंथ्स का जेल हुआ, एंड देन उसको छोड़ दिया गया। एंड कोर्ट ने, वहाँ पे जो जज थे, उन्होंने बकाया था उसको एक सेविंग मशीन और 10,000 रुपीज़ पैसे दिए टू स्टार्ट अ फ्रेश इन हिज लाइफ। ठीक है। बट उस केस से ये चीज़ एक हो गई कि अब इन केस ऑफ रेप, अगर किसी लड़की का रेप होता है, इन केस ऑफ रेप द एज ऑफ माइनर is 16 years. Means if you attain the age of 16 years, you are major. If you have not attained the age of 16 years, you are minor.
समझ में आया? मतलब 15 15.5 साल तक तुम माइनर हो, अगर तुम 16 साल के हो गए हो तो तुम मेजर में आओगे और तुमको इक्वल पेनल्टी लगेगी जितनी मेजर को लग रही है, जितनी लॉ में स्पेसिफाइड है। तुम कभी भी इस केस में माइनॉरिटी प्लीड नहीं कर सकते अगर तुम 16 ईयर्स के हो गए हो तो, 16 ईयर्स एंड अबव। गॉट इट? इट्स नथिंग टू डू विद द टॉपिक, बट सिंस हम लोग माइनर की एज डिस्कस कर रहे थे तो मुझे ये केस याद आया एंड आई शेयर्ड विथ यू ऑल। तो चलो ये चीज़ हो गई, तो माइनर का डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नाउ अभी है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो एक ऐसा एक्ट है जिसको विदाउट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ट्रस्ट में, बिल्कुल 1% मज़ा नहीं आने वाला है। तो हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको बनाएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स बता रही हूँ तो आप लोग एग्जाम्पल्स में खो गए हो और आप लोग खिड़कियों से कूद रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसको सम अप करने के लिए एक लर्निंग भी पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको पूरा सम अप कराऊंगी कि हमने ओवरऑल अभी तक में क्या पढ़ा है, ताकि आपका जो भी है पूरा मिक्स ना हो जाए। इसीलिए पूरा सम अप होने के लिए मैंने एक, उसके लिए भी आपके जो नोट्स हैं उसके एंड में मैंने सारे लर्निंग्स लिखे हुए हैं। तो यस, तो केस का नाम सबसे पहले तो अभी मत पढ़ना, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप उस पर कंसंट्रेट करो और उस पर ध्यान दो, ठीक है? अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं राजू भाई। आप जानते हो राजू भाई को? सबसे पहले मेरे को ये बता दो, टॉपिक को 2 मिनट साइड में रख दो, स्टोरी में घुस जाना, अपने आप टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप जानते हो राजू भाई को? अरे कौन नहीं जानता मैम इनको? इनको कौन नहीं जानता? ये वही है ना जिनके पैसे अनुराधा लेके भाग गई थी, लक्ष्मी चिट फंड। याद आ रहा है? हेलो, याद आ रहा है किसी को? हाँ, तो मैम ये वही है राजू भाई जिनके पैसे अनुराधा लेके भाग गई थी। तो अनुराधा ही इनके पैसे नहीं लेके भागी, अब आपको पता चलेगा कि इनके पैसे एक और जन लेके भागा था। अब ये स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, दिख रही है छोटी सी बच्ची? ओहो हो, कितनी मासूम शक्ल है इस बच्चे की, देखो कितनी मासूम शक्ल है। तो एक ने, हमारे जो राजू भाई हैं, वो ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है? क्योंकि इनके पैसे अनुराधा जी लेके भाग गई थी तो ये उस गम में रास्ते में सड़कों पे घूम रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे। ये छोटी बच्ची वहां पे आई। इस छोटी बच्ची ने कहा राजू भाई को, अंतल अंतल लोन दो ना। राजू भाई ने बोला, हाँ लोन? किस बात का लोन? अरे जा घर पे, वरना कोई तेरे को उठा के लेके जाएगा, कोई किडनैप कर लेगा, जाओ घर पे, बच्चे ऐसे बाहर नहीं घूमते खुले। बोलता है वो बोलती है बच्ची, अंतल अंतल प्लीज प्लीज अंतल लोन दे दो ना, बहुत ज़रूरत है। बोलता है मैं तेरे को लोन क्यों दूं? तू बच्ची है, मैं बच्चों से बात नहीं करता, मैं बच्चों के साथ डील नहीं करता, चलो जाओ अपने मम्मी पापा को बुला के लाओ, लोन चाहिए तो। अंतल अंतल सुनो ना, मेरे पास है ना 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं क्या करूं? अरे अंतल सुनो, मैं ना घर से पेपर लेके आई हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर देती हूँ, आपके पास गिरवी रख देती हूँ। अगर मैं आपके 2 लाख रुपए नहीं लौटा पाई ना तो आप इस प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेना। राजू भाई अपने दयालु, वो तो है ही दयालु, तो उन्होंने वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची अगर इतना बोल ही रही है, सिक्योरिटी में भी कुछ दे रही है, सिक्योरिटी में भी कुछ दे रही है, तो मैं इसको 2 लाख रुपए दे देता हूँ। तो राजू भाई ने निकाल के बच्ची को दे दिए 2 लाख रुपए, और बच्ची ने जो प्रॉपर्टी थी उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वो राजू भाई के यहाँ पे गिरवी रख दी, मॉर्गेज करा दी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अब बच्ची ने क्या किया, 2 लाख रुपए लेके गई, बच्ची ने खा लिए चिप्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है चिप्स, बच्ची ने खा लिया चिप्स, बच्ची ने पी लिया जूस, बच्ची ने अपने लिए पर्स खरीद लिया, एक पर्स खरीद लिया, बच्ची ने अपने लिए एक घड़ी खरीद ली, ठीक है, उसने अपने लिए एक कुशन खरीद लिया, काफ़ी सारी चीज़ें उसने खरीद ली, उसने अपनी मम्मी के लिए भी चीज़ें खरीद ली अपने, ऐसे ऐसे। और ताज में जाके, अरे हेलो ये बात तो सुन के जाना, ताज में जाके, ओबेरॉय में जाके बच्ची जाके खाना खा के आ गई, 2 लाख रुपए सफा चट कर दिए। अब बच्ची तो भूल गई, बच्ची तो खेल कूद के घर आ गई। अब कुछ दिन बाद राजू भाई उसके घर पे गए, बच्ची गार्डन में खेल रही थी, राजू भाई ने बोला, ओ बच्चा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आओ।
तो बच्ची बोलती है क्या हुआ अंकल, क्या हुआ, हम लोग कुछ दिन मिले थे ना। तो राजू भाई बोलता है हाँ भाई मिले थे उस दिन, बट मेरे 2 लाख रुपए तो वापस कर। तू तब की गई, मुझे कब से दिखी नहीं, तू 2 लाख रुपए लेके कहाँ चली गई। तो बच्ची बोलती है अंकल अंकल वो तो मैंने खर्च कर दिए, मैंने उसमें से चिप्स खा लिए, ये कर लिया। तो अंकल ने बोला अरे ऐसे कैसे कर दिए, मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस चाहिए, ऐसे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। बच्ची रोने लग गई। अरे बच्ची रोने लग गई, मोहल्ला जमा कर दिया बच्ची ने, उसके पेरेंट्स आ गए, आस पड़ोस के लोग आ गए और आके लोग पीटने लगे राजू भाई को कि क्यों बच्ची को परेशान कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है। राजू भाई ने बोला अरे ये बच्ची बड़ी चालू है, इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना, ये मेरे से 2 लाख रुपए का लोन लेके गई है। अभी सब के सब हंसने लग गए। अभी आप बोलो, आप इस सिचुएशन में तो आप नहीं हंसो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उस पे आके कोई बोले कि मुझसे 2 लाख रुपए का लोन लेके गया है, तो क्या आपकी हंसी नहीं निकलेगी। तो वहां पे भी सब लोग हंसने लग गए कि ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है। फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी ने बोला भाई क्या तमाशा लगा रखा है। तो उसने बोला आंटी ये मेरे से है ना 2 लाख रुपए का लोन लेके गई है और इसने मेरे को पैसे ही नहीं है, 2-3 हफ्ते हो गए, ये मेरे को दिखी ही नहीं और अभी मैं मांग रहा हूँ तो रो रही है। तो उसकी बच्चे की मम्मी ने बोला अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ये छोटी बच्ची है, इसको तो लोन की स्पेलिंग भी नहीं आती, इसकी टीचर इसको घर आके मारती है क्योंकि पढ़ाई नहीं करती है, और आपने इसको 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो इसने बोला राजू भाई ने बोला अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसको दिया है 2 लाख रुपए का लोन। तो अभी दोनों जन पहुंच गए कोर्ट में। कहाँ पहुंच गए, हेलो कहाँ पहुंच गए सब, दोनों जन कोर्ट में, राजू भाई और बच्ची दोनों कोर्ट में पहुंच गए। बच्ची तो कोर्ट में भी जाके रोने लग गई कि जज साहब देखो ये अंकल मेरे को परेशान कर रहे हैं। जज साहब ने बोला क्या बात है अंकल, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को। हाँ, तो उसने सारी स्टोरी बताई कि मेरे से 2 लाख रुपए लेके गई, मेरे को बोल के गई अगर नहीं रिटर्न करूंगी तो घर से रिकवर कर लेना। अब घर से रिकवर कर रहा हूँ तो इसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, बोलते हैं इसको तो लोन की स्पेलिंग नहीं आती। अब मैं क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ सरकार, मेरे 2 लाख रुपए चले गए, मैं क्या करूँ। तो जज ने बोला ए भाई राजू, ओ राजू तेरे में दिमाग है, तेरे में बुद्धि है, तू बच्ची को 2 लाख रुपए का लोन देता है, तेरे में अक्ल नहीं है। अरे वो बच्ची है, तू थोड़ी बच्चा है तू बच्चा है। तो उसने बोला कि क्या सरकार मेरे 2 लाख रुपए एक तो मैंने दे दी, ऊपर से कोई दे भी नहीं रहा, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो जज ने तो सीधा बोल दिया, भाई क्या बोला होगा जज ने सीधा बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio। हो क्यों वॉइड ab initio? Because minor is not a competent party to the contract। अरे बाप रे, राजू भाई ने सिर पकड़ा। उसने बोला यार मेरे को कोई ये बात पहले बता देता कि माइनर इज नॉट competent to contract। अरे यार ये क्लास तो मैंने मिस कर दी थी। राजू भाई ने बोला अगर ये क्लास में देख लेता ना, ये वीडियो में देख लेता ना, तो मेरे आज 2 लाख रुपए फंसते नहीं, क्योंकि माइनर तो पार्टी ही नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लोन का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मॉर्गेज करवा दी प्रॉपर्टी, और अब वो मेरे को 2 लाख रुपए मेरे तो गए, क्योंकि जज ने तो बोल दिया कि इट इज वॉइड ab initio। इट्स नॉट वॉइड, इट्स नॉट वॉइडेबल, इट्स वॉइड ab initio। बच्चा वॉइड ab initio होता क्या है, मतलब जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, लॉ की नजरों में, लॉ की आंखों में वो स्टार्टिंग से ही मान्य नहीं है। इनिशियो मतलब इनिशियली ही, पहले से ही वो वॉइड ही है, वो बिल्कुल भी लॉ उसको मानता ही नहीं है, इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो बच्चों के साथ किया जाए। इसलिए आगे से कभी भी बच्चों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मत करना और बच्चों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसना। तो दिस इज आवर लर्निंग नंबर 1। नाउ लेट्स गो टू लर्निंग नंबर 2। बट इससे पहले क्वेश्चन है, अब राजू भाई ने बोला कि बच्ची तो रो रही है, जज ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio। तो क्या मैं माइनर के
पेरेंट्स से पैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो माइनर नहीं है। क्या मैं उनके पेरेंट्स से पैसे रिकवर कर सकता हूँ? लर्निंग नंबर 2 आपके सामने है राजू भाई। माइनर्स पेरेंट्स आर नेवर एवर लायबल फॉर द एक्ट डन बाय द माइनर। माइनर के पेरेंट्स हाथ खड़े कर देंगे, बोल देंगे मैं इस बच्चे को नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। आपके पास दिमाग होना चाहिए था इस एक बच्चे को 2 लाख रुपए देने से पहले। हम तो इसको सब्जी लेने भेजते हैं ना, सब्जी लेने भेजते हैं, इसको हम लोग छुट्टे पैसे भी इसके हम लोग वापस लेते हैं, वो भी हम इसको देते नहीं है, और आपने इसको 2 लाख रुपए दे दिए। ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। चलो जी, अब आपको स्क्रीन पे एक प्यारी सी गुड़िया दिख रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे जो एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, या अपनी मुन्नी, अरे अपनी मुन्नी जिसने बजरंगी भाईजान में इतना अच्छा काम किया, मैम क्या उसका और जो सिनेमा प्रोडक्शन हाउस है उनके बीच में क्या कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता? क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? बिकॉज आपने तो बोल दिया कि माइनर एलिजिबल पार्टी नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे बच्चा, लर्निंग नंबर 3 आनी बाकी है, लर्निंग नंबर 3 आनी बाकी है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैन माइनर पेरेंट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर? यस, डेफिनेटली दे कैन, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। है समझ में नहीं आया मैम? आपने तो रीड किया, हमको समझ में नहीं आया, तो मुझे समझाने तो दो, मुझे समझाने तो दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, या फिर जो एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, जो मूवीज़ में काम करते हैं, उनके और प्रोडक्शन हाउस के बीच में डेफिनेटली एक अग्रीमेंट होता है, डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो सिग्नेचर है वो बच्चे नहीं करते। वो जो बच्चा काम कर रहा है, जो माइनर वहाँ पे उसमें रोल प्ले करेगा, वो माइनर वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करता। उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उसके बिहाफ पे वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। ठीक है, वो लोग उस अपने बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और फिर माइनर जो है उस पर रोल प्ले कर सकता है, राइट। बट ये चीज़ हो सकती है ऑन बिहाफ माइनर पेरेंट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एंड सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। अब इसमें एक और बात है, बट इट शुड बी ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अभी क्या है ना बच्चा, अभी माइनर के जो पेरेंट्स हैं, है ना, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। मतलब प्रोडक्शन हाउस ने पहले साइन किया कॉन्ट्रैक्ट पे। सपोज कोई मूवी थी, बजरंगी भाईजान ही ले लो, ठीक है, तो जो सिनेमा प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया मूवी करने का। फिर जो ये मुन्नी के मॉम डैड है उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर किया ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, क्योंकि मुन्नी बच्ची है, वो माइनर है, ठीक है, वो साइन नहीं कर सकती। अब इन्होंने ये साइन किया, कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं, समझ में नहीं आया, कब नहीं कर सकते फिर बता दो। ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होगा ना तो कर सकते हैं। लाइक अभी मुन्नी के पेरेंट्स ने ये जो अग्रीमेंट है इस पे सिग्नेचर किया, इससे है ना मुन्नी को सिनेमा में रोल मिल गया, मूवी में रोल मिल गया, इससे उसको पैसे भी मिलेंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ जितना ऑफर होगा उसको पैसे भी मिलेंगे सर, मिलेंगे। तो इससे माइनर को पैसे मिल रहे हैं, माइनर को फ़ायदा हो रहा है, माइनर को बेनिफिट हो रहा है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के जो पेरेंट्स हैं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। सपोज अब जो हमारे यहाँ पे जो दादा परदादा है वो अपने पोते पोतियों के नाम पे शेयर्स लेके रखते हैं, ऑलरेडी वो लोग शेयर्स लेके रखते हैं। तो हमारे कंपनी लॉ में भी एक क्लियर प्रोविज़न है कि आप जो माइनर है उसके बिहाफ पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं, बट दैट शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप शेयर्स, दे कांट बी पार्टली पेड अप शेयर्स, बिकॉज फिर अनपेड अमाउंट, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स उन्होंने लिए माइनर के नाम पे, तो जो अनपेड अमाउंट रहता है ना, अनपेड अमाउंट, उसका लायबिलिटी माइनर पे आएगा। तो ऐसी शेयर्स, ऐसी चीज़ें आप माइनर के नाम पे नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पे नहीं कर सकते, राइट। तो आप खाली फुल्ली पेड अप शेयर्स ही माइनर के बिहाफ पे ले सकते हो, ताकि उन पे कोई लायबिलिटी ना आए और उनको डिविडेंड भी मिलता जाए। तो माइनर के भलाई के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो उनकी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो करना, उन पे कोई भी तरीके की लायबिलिटी आए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पेरेंट्स भी उनके बिहाफ पे एंटर नहीं कर सकते। सो दिस वाज आवर लर्निंग नंबर 3।
अरे मैम, ये छोटी बच्ची और राजू भाई का केस तो अभी तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बट अब जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। अब स्टोरी आगे ये बढ़ गई है, अब आप राजू भाई के नज़रिए से देखो ना यार, उसके 2 लाख रुपए एक छोटी बच्ची खा गई। वो कब तक ये चीज़ सहन करेगा? ये तो गलत बात है। आप इमेजिन करके देखो, अरे छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, आपके 2 लाख रुपए अगर वो खा गया तो आप उसको रिकवर करने के लिए कुछ करोगे कि नहीं? करोगे ना। तो राजू भाई के माइंड में एक जज की बात घूम रही थी, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio। मतलब माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो सब नल्लीफाइड है इन द आइज ऑफ लॉ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ। अब राजू भाई ने क्या किया, राजू भाई गए बच्ची के पास, उसने बोला, ए बच्चा सुनना, जो भी भूला बिसरा हुआ उसको भूल जा, मैंने तेरे को बहुत रुलाया, मेरे को बहुत बुरा लगा, अब भूल जा। अब मेरे को है ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है। अब सुनो ना, राजू भाई ने क्या किया, मेरे को है ना बच्ची को बोला, मेरे को थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मेरे को है ना 3 लाख, तेरे पास तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है बच्चा, मेरे को 3 लाख रुपए के लोन दे दे, मेरे को 3 लाख रुपया दे दे, मैं तेरे को 2 हफ्ते में वापस कर दूंगा। बच्चे के पास थे, उसने, बच्ची अमीर बच्ची थी, अमीर खानदान की बच्ची थी, उसने फटाक से निकाल के 3 लाख रुपए राजू भाई को लोन दे दिए। अब राजू भाई ने क्या किया, माइनर गेव अ लोन, अभी आप ध्यान से देखो, माइनर गेव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज टू राजू भाई। माइनर ने 3 लाख रुपए राजू भाई को दिए। अब 3 लाख रुपए, राजू भाई ने क्या सोचा, ये लड़की मेरा 2 लाख रुपया खा गई थी, ठीक है, मैंने इससे 3 लाख वसूल कर लिए, अब मैं भी लेके भाग जाऊंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड ab initio। अब बच्ची रोते रोते जज के पास चली गई वापस, बोला, जज साहब, वो जो अंकल है ना, अंकल, वो मेरे 3 लाख रुपए लेके भाग गए। जज ने बोला, बुलाओ उस अंकल को, कौन अंकल इस बच्चे के 3 लाख रुपए लेके भाग गया? तो बुलाया गया, तो राजू भाई थे अपने। तो जज ने पूछा, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहे हो, तुम कब से देख रहा हूँ बच्चे के पीछे लगे हो, क्यों उसके 3 लाख रुपए तुम खा गए? तो उसने बोला, अरे सरकार, आपने तो बोला था कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio, आपने मेरे 2 लाख रुपए मुझे नहीं दिलवाए उस वक्त, तो आप अभी इसके 3 लाख रुपए इसको किस बेसिस पे दिलवा सकते हो? मैंने तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि वॉइड ab initio था, मैं 3 लाख रुपए रिटर्न नहीं करूंगा, अब इसको रोती है तो रोने दो। तो जज ने बोला, अभी के अभी सारे पैसे वापस करो। क्यों सारे पैसे वापस करूं मैं? अरे सुनते जाओ, लॉ में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ माइनर इज अ बेनिफिशियरी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई, ये तो पूरा माइनर के फेवर में है लॉ यार, पूरा माइनर के फेवर में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो गाना लगाया था कि छोटा बच्चा न जान के ना कोई आंख दिखाना रे। तो हमेशा माइनर के साथ डील करने से पहले है ना, आप लोग थोड़ा बच के और सोच समझ के उसके साथ डील करना, क्योंकि लॉ भी उसके फेवर में इतने सारे पॉइंटर्स लेके आया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ माइनर इज अ बेनिफिशियरी, जिससे माइनर को पैसे मिलने वाले हैं, कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको वॉइड ab initio आप नहीं बोल सकते। तो दिस इज आवर लर्निंग नंबर 4। एक सेकेंड। नेक्स्ट थिंग, नाउ अभी क्या हुआ, वो जो बच्ची थी ना, अरे सुनो, वो जो बच्ची थी ना, जो इतनी चालू निकली कि उसने 2 लाख रुपए राजू भाई के भी ले लिए और उसने अपने 3 लाख रुपए भी राजू भाई से रिकवर करा लिए। तो उस चालू बच्ची का ना एक फ्रेंड था, जिसका नाम था चिंटू। क्या नाम था उसका? चिंटू। तो चिंटू जो था वो 17 साल का था। कितने साल का था चिंटू? 17 साल का। अब उस पर वो थोड़ा ना हाइट में लंबा था, तो थोड़ा ऐसे बड़ा दिख जाता था, ठीक है, बट वो 17 ईयर्स का था अपना चिंटू। उसको है ना इस छोटी बच्ची ने क्या बोला कि ए चिंटू इधर आ,
पता है, एक है ना अंतल है जिनसे पैसे ले लेने का और चिप्स वगैरह खा लेने का और उनको पैसे रिटर्न नहीं करने का, और वो पैसे मांगने आए ना तो वो जज अंकल है ना, जज साहब, उनके पास चले जाने का। तो वो है ना हमारे ही फेवर में बात करते हैं। तो चिंटू को लगा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे कौन से अंकल हैं। तो बच्चे ने उनका एड्रेस बताया। वो तो एड्रेस की क्या बात है, बाकी राजू भाई तो अपने रोड पे घूमते रहते हैं अनुराधा के गम में। तो चिंटू को भी वो दिख गए। चिंटू ने जाके बोला, अरे अंकल 1 लाख रुपए का ना लोन चाहिए। राजू भाई इस बार समझदार निकले, 2 बार धोखा खा चुके थे उस लड़की इस बच्ची से, अब तीसरी बार थोड़ी खाएंगे। वो पीठ दिखा के खड़े हो गए, मैं बच्चों के साथ डील नहीं करता, मैं बच्चों से बात ही नहीं करता, मेरे को बच्चे पसंद ही नहीं है आज से। तो उसने बोला, अरे अंकल मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं 20 साल का हूँ। 20 साल का है तू? हाँ अंकल मैं 20 साल का हूँ, मैं मेजर हूँ, मेरे साथ आप दिल खोल के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं मेजर, आप मेजर, मेरे को लोन चाहिए अंकल, मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दे दो। तो राजू भाई ने बोला कि ठीक है भाई, ये तो कोई माइनर वाइनर का चक्कर नहीं है, ये तो 20 साल का है, तो जज फिर वो भी नहीं बोल सकते। नाउ यहाँ इस केस में क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो 17 साल का था, मतलब वो 18 से कम था, वो माइनर था। बट उसने झूठ बोला, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज किया, उसने अपना एज जानबूझ के 20 साल बताया। तो इसमें तो गलती उसकी हुई ना, राजू भाई की थोड़ी गलती हुई। वो 1 लाख रुपए लेके चला गया, वो भी वापस रिटर्न नहीं कर रहा। राजू भाई ने वापस उसको जाके बोला कि मेरे 1 लाख रुपए रिटर्न कर। अब वो रोके बोलता, अरे मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं माइनर हूँ, मैं 17 साल का हूँ। फिर वापस दोनों जज के पास गए। जज को राजू भाई ने बोले, अरे सरकार अभी तो मेरा साथ दे देना, अभी तो मेरी बात सुन लेना। जज ने बोला, ना बेटे ना, अब भी मैं तेरी बात नहीं सुन सकता, बिकॉज लॉ में एक और चीज लिखी है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इन केस ऑफ फ्रॉड। अरे ये किसने लॉ बना दिया? ये लॉ किसने बना दिया कि अगर माइनर फ्रॉड भी कर दे, माइनर जानबूझ के अपनी एज गलत भी बता दे, माइनर जानबूझ के अपनी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज कर दे, फिर भी वो माइनॉरिटी प्लीड करके निकल सकता है, फिर भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio होगा, बिल्कुल वॉइड ab initio होगा। तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इन केसेस ऑफ फ्रॉड। आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैम ऐसे तो कोई भी हमको उल्लू बना सकता है, बट लॉ का यही मानना है कि जो माइनर है, जो छोटा है, जो 18 साल से कम है, हम उस पर ज़्यादा हैवी पेनल्टीज नहीं डाल सकते, राइट। तो अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू शुड बी वेल अवेयर कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो दिस इज आई थिंक लॉ मेकर का सोच होगा। बाकी फेयर है अनफेयर है सर, हमको तो पढ़ना है, बिकॉज लॉ में लिखा है तो हमको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ learning number 6 is agreements entered in minority it cannot be ratified in majority as they are void ab initio। इसका क्या मतलब होता है बताती हूँ मैं आपको। सिंपल मीनिंग है इसका, जैसे कि वो छोटी बच्ची आपको याद है, यस मैम, उसको कैसे भूल सकते हैं, उसने तो हमारे राजू भाई को बहुत ज़्यादा, अनुराधा से भी ज़्यादा लूट लिया है। तो सपोज वो जो छोटी बच्ची थी ना, वो है ना, एक सेकेंड, वो जो छोटी बच्ची थी वो 12 इयर्स की थी। सपोज जब उसने राजू भाई के साथ ऐसा कांड किया ना, तब वो छोटी बच्ची 12 साल की थी। बट कुछ टाइम बाद है ना, अभी वो जो छोटी बच्ची है ना, वो अभी 12 साल की नहीं रही, वो अब 12 साल की नहीं रही, वो अब हो गई है 18 इयर्स की। कितनी इयर्स की हो गई है? 18। राजू भाई तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो बच्ची 18 इयर्स की हो और कब मैं उससे पैसे रिकवर करूं, मेरे 2 लाख रुपए मैं उससे रिकवर करूं। तो वो 18 इयर्स की हो गई, तो राजू भाई गए उसके पास और बोला कि बेटा अब तो तू 18 इयर्स की हो गई, अब तो तूने मेजॉरिटी का जो एज था, जो लॉ में था, वहां तक तू पहुंच गई, मतलब अभी जो तूने मेरे 2 लाख रुपए लिए थे ना, वो अभी तू मुझे रिटर्न कर। तो उसने बोला कि ना, वो मेरी बचपन की गलती थी, वो मेरी बचपन की बात थी, उसको आप मेरे मेजॉरिटी में मुझसे रिकवर नहीं कर सकते। वो वापस रोने लग गई, अरे वो ऐसे ही करती है, वो वापस रोने लग गई, वापस चली गई जज के पास, राजू भाई चले गए जज के पास। वापस जज ने क्या बोला होगा,
बताओ मुझे वापस। जज ने यही बोला कि भाई अग्रीमेंट्स एंटर्ड इन माइनॉरिटी, कि जो आपने बचपने में कोई भी अग्रीमेंट किया है, कुछ भी आपने अगर बचपने की गलती है तो उसको आप मेजॉरिटी में जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते। मेजॉरिटी में जब आप अटेन कर लो तो आप उससे वो क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपने जो लिया था वो बचपने में लोन लिया था। अब ऐसा थोड़ी है वो बचपने में लोन लिया था तो आप बड़े हो गए तो अब आप चुका दो, नहीं। तो उसने जज ने बोला राजू, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि अब तेरे 2 लाख रुपए तो भूल जा, तेरे को मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज भले ही अग्रीमेंट माइनॉरिटी में हुआ था, उसको तू रेटिफाई कराने का, उसको तू वैलिड बनाने का सोचना भी मत, अभी तो सोचना भी मत उसको वैलिड बनाने का। वो वॉइड एब इनिशियो था, वॉइड एब इनिशियो है और वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा, ठीक है। तो जो आपने बचपन में अगर किसी के साथ अगर एग्रीमेंट किया है तो वो जाके मेजॉरिटी जब वो बच्चा अटेन करता है तब आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। दिस इज आवर लर्निंग नंबर 6. Now, learning number 7 is minor can be an agent, he can be a partner in the partnership but only for benefits. मैम बस करो यार, रुला दोगे क्या? माइनर के फेवर में इतने बेनिफिट्स आज हमको सीखने मिल रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं था कि छोटे बच्चे होने का इतना फ़ायदा है। हम तो हमेशा ये चाहते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज पता चल रहा है कि बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा है। सो इसका क्या मतलब होता है कि जो माइनर है वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, पार्टनर बन सकता है। वो एजेंट भी बन सकता है ना। पार्टनरशिप फर्म कि क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म। वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ही शेयर करते हैं, राइट। तो अगर माइनर एक पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में तो वो एजेंट भी बन सकता है, राइट। तो वो बन सकता है, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स होंगे तो इक्वली सारे पार्टनर्स को जाएंगे, माइनर को भी जाएंगे, समझ में आ गया। बट अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म में कभी लॉस हो गया तो वो माइनर लायबल नहीं होगा, उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा, वो माइनर बेयर नहीं करेगा। मतलब जो लॉस है वो माइनर बेयर नहीं करेगा। अगर फर्म में प्रॉफिट्स हुए तो उसको देने पड़ेंगे। तो ये एक और चीज़ हमने फ़ायदा पढ़ लिया छोटे बच्चे होने का, विच इज़ माइनर कैन बी एन एजेंट और पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। मतलब बेनिफिट्स के लिए, जैसे वो शेयर्स वाला पढ़ा था ना कि भाई बेनिफिट्स के लिए आप खरीद सकते हो, बेनिफिट्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। पार्टली पेड अप नहीं खरीद सकते क्योंकि फिर माइनर पे लायबिलिटी आएगी, बट फुल्ली पेड अप खरीद सकते हो क्योंकि माइनर को डिविडेंड मिलेगा। तो अगर कोई फ़ायदा है, कोई प्रॉफिट है तो माइनर ले लेगा, बट अगर लॉस है तो वो माइनर पे तुम थोपने की सोचना भी मत, ठीक है। तो दिस इज आवर लर्निंग नंबर 7. नाउ लर्निंग नंबर 8. माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ नेसेसरीज ओनली। मैम कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये नेसेसरीज क्या होता है, व्हाट इज नेसेसरीज? तो एक मुझे बात बताना, मैंने अपने नोट्स में क्लियरली लिख के दिया है कि नेसेसरीज आर टोटल 5 थिंग्स: रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 5 चीज़ें नेसेसरीज हैं। बाकी इनके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज होती हैं। जैसे कि मैंने नोट में लिखा है कि नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज दे डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पर्सन। लाइक एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन जो है, यस मोबाइल फ़ोन, देखो मैं भी लेके बैठी हूँ, आज के ज़माने में ये जो मोबाइल फ़ोन है ये नेसेसिटी है या लग्जरी है? मुझे बता दो, ये नेसेसिटी है या लग्जरी है? मैम ये तो नेसेसिटी है, हम इसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते, इससे ही तो हमारी सांसें चलती हैं। ये हमारा शरीर का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो भली बाहर है बट ये हमारे शरीर का हिस्सा है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, हम इसके बिना सांस नहीं ले सकते, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाना पीना सब हम इसके साथ करते हैं। तो जो नेसेसिटी, तो ये मोबाइल फ़ोन एक नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी। बट देर आर मैनी पीपल बेटा जिनके लिए अभी भी मोबाइल फ़ोन इज़ अ लग्जरी। लाइक एसी बहुत लोगों के लिए इज़ अ नेसेसिटी बट फॉर मैनी पीपल इट्स अ लग्जरी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द पर्सन, राइट। तो नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज डिपेंड्स ऑन नीड्स ऑफ पर्सन। मैम ये समझ में आ गया। अब नेसेसरीज 5 चीज़ें होती है, क्या क्या होती है वापस बता दो मुझे। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 चीज़ें होती है अपनी नेसेसरीज।
तो जो माइनर की प्रॉपर्टी होती है ना वो नेसेसरीज के ही लिए लायबल होती है। मैम इतना समझ में आ गया कि अगर कोई माइनर की प्रॉपर्टी है तो वो लायबल होती है फॉर ये 5 चीज़ें। नेसेसरीज लिखी हैं तो ये 5 चीज़ें, बट मैम इसका एग्जाम्पल दे के समझाओ ना, हमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो सुनो, इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि चलो इन केस सपोज एक बच्चा है, ठीक है, उसकी फैमिली में अभी कोई भी नहीं है, नो वन इज़ देयर इन हिज फैमिली। उसके ना एक चचा है, कौन है उसके, हेलो कौन है उसके, एक चचा है। तो जो चचा है वो उसका पूरा टेक केयर करते हैं। अब वो जो माइनर है, छोटा बच्चा 18 साल से कम है, ठीक है, जो वो माइनर है उसकी है ना एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या चलो हाँ चलो ठीक है, एक उसकी है ना 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उसके चचा उसका पूरा टेक केयर करते हैं, उसके रोटी कपड़ा मकान, उसके हेल्थ और एजुकेशन पे जो खर्चा आता है ना सर, कितना जो खर्चा आता है ना वो महीने का आता है, सपोज 25,000 का खर्चा आता है उसका। कितना आता है, 25,000 का। तो जो चचा है ना, चचा वो क्या कर सकते हैं, जो 25,000 माइनर पे खर्च करते हैं ना वो उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकते हैं। जो माइनर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है उससे चचा जो 25,000 का खर्चा हर महीने उस पर कर रहे हैं वो उससे रिकवर कर सकता है। वाओ मैम बहुत अच्छा किया। माइनर के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, बट येस माइनर के ये चीज़ फेवर भी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो माइनर लायबल है, वरना एवरी टाइम माइनर इज नॉट लायबल भाई। माइनर्स पेरेंट्स आर नॉट लायबल, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड ab initio, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इन केस इन ओनली ऑफ बेनिफिट्स। तो ये चीज़ अगर आपका MCQ पेपर है तो आपको ये चीज़ बहुत आपको क्लिक होनी चाहिए कि भाई अगर कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट विथ, या थ्योरी पेपर भी है, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तो आते हैं ना सर, तो अगर कोई आपको पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर वो क्या होता है तो बताओ मुझे। जनरली इट इज़ वॉइड ab initio, बट इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली ट्रू स्टेटमेंट ना बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio, but in case if the contract is for the benefits of the minor then it will be considered as a valid contract, right? तो अगर माइनर के फायदे की बात हो रही है, उसके बेनिफिट की बात हो रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अदरवाइज जनरली कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड ab initio। लाइक वो 2 लाख रुपए जो राजू भाई को दिए थे उसने नहीं, राजू भाई ने बच्ची ने वापस रिटर्न नहीं किए, तो ये बच्ची के फायदे की बात तो नहीं थी क्योंकि उसको पैसे देने थे, तो वॉइड ab initio हो गया। बट जब राजू भाई बच्ची के 3 लाख रुपए लेके गए, बच्ची को 3 लाख रुपए मिलने थे और राजू भाई मना कर रहा था, तब बच्ची को मिलने थे क्योंकि उसके पैसे गए थे, तो ये क्या था, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, तो इसीलिए हमने इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना था। समझ में आया? तो ये डिफरेंस एग्जाम में बच्चा हमेशा याद रखना, ठीक है। सो ऑन टू द टॉपिक कि माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर नेसेसरीज ओनली। तो मैंने क्या बोला, हम कहाँ पे थे एग्जाम्पल में, यस 25,000। तो 25,000 जो है ना वो चचा माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं कि भाई हर महीने मैं इस पे 25,000 रुपये खर्च करता हूँ, इसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आई कैन रिकवर फ्रॉम दैट। मैम व्हाट इन केस अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं रिकवर कर सकते सर? है तो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब सपोज अगले महीने उस बच्चे का बर्थडे था तो चचा को आ गया उस पर प्यार, तो चचा ने क्या किया, उसको एक गोल्ड का चेन गिफ्ट कर दिया, एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो एक गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी 1 लाख की और एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया चलो एक और 1 लाख का, तो 2 लाख का खर्चा चचा ने उसके बर्थडे पे किया, उसको गोल्ड की थिंग्स गिफ्ट कर दी। तो क्या ये 2 लाख में हम रिकवर कर सकते हैं क्या माइनर की प्रॉपर्टी से? ना। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख नेसेसरीज में नहीं आते, ये तो नेसेसिटी है या ये तो लग्जरी है सर। ये कहाँ पे नेसेसरी में आते हैं? नेसेसरी में तो ये बिल्कुल ही नहीं आते। तो जो चचा है वो 2 लाख रुपए माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, जो 25 हज़ार का जेन्युइन खर्चा हो रहा है नेसेसरीज पे वो रिकवर कर सकते हैं, बट जो उस पे एडिशनल खर्चा जो चचा अपने मर्जी से कर रहे हैं या जो इन 5 चीज़ों के अलावा अगर माइनर पे कोई खर्चा हो रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर नहीं कर सकते। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ ये हो गई अपनी 8 बार। अभी हेलो, हाँ
अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स में या मस्ती में आप पूरा हमने जो सेशन में किया वो आपका पूरा मिक्सअप हो जाए या कुछ समझ बनना, फिर पर्पस सर्व नहीं होगा। तो इसीलिए हम 8 की 8 चीज़ें, 8 की 8 लर्निंग्स जो हमने समझी, जो हमने सीखी, उसको हम फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे और समझेंगे कि भाई फर्स्ट चीज़ क्या समझी थी सर? कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड ab initio as party is not competent to contract। माइनर competent to contract है ही नहीं, इसलिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, उसको तुम लोन देना ही नहीं, और दे दो तो भूल जाना सर, मांगने मत आना वापस। लर्निंग नंबर 2 इज माइनर्स पेरेंट्स आर नेवर एवर लाइबल फॉर द एक्ट डन बाय द माइनर। अगर आप उनके पेरेंट्स के पास जाओगे, लोग हाथ खड़े कर देंगे, हम इस बच्चे को नहीं जानते, तुम में अक्ल होनी चाहिए थी इससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है, हमने नहीं बोला था। तो माइनर के पेरेंट कभी भी लाइबल नहीं होते, तो भूल कर भी उनसे पिटने तो तुम जाने ही मत। नाउ माइनर्स पेरेंट्स, लर्निंग नंबर 3, माइनर्स पेरेंट्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। जो हमने वो मूवी का एग्जांपल लिया था बजरंगी भाईजान की मुन्नी, है ना, और एक पार्टली पेड अप शेयर्स की, वो माइनर के नाम पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते मैम? क्योंकि उससे माइनर पे आगे जाके लायबिलिटी आएगी, तो ऐसा काम तुम नहीं करना। फुल्ली पेड अप शेयर्स तुम ले सकते हो, माइनर को डिविडेंड मिलेगा, फायदे की बात है तो तुम ले सकते हो जी। तो ये हो गई लर्निंग नंबर 3। फोर्थ अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ माइनर इज अ बेनिफिशियरी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ पे माइनर को कोई भी तरीके का पैसे मिलने वाला है, कोई भी तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो लर्निंग नंबर 4 है और जो लर्निंग नंबर 1 है, इनको एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको बोलते हैं ना मिक्स करके पढ़ाया, इंटरप्रेट करना सिखाया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड ab initio इज नॉट अ प्लेन स्टेटमेंट। अगर उसमें माइनर बेनिफिशियरी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इन दोनों का जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बट इस चीज़ में तुम समझना, सेंटेंस को पूरा पढ़ना एग्जाम में, एकदम ऐसे ही मत लिख देना कि मैम ने बोला था वॉइड ab initio, जज ने बोला था वॉइड ab initio, वो माला रटते मत बैठना। ये एग्जाम्पल भी उसमें याद कर लेना। नाउ माइनर, लर्निंग नंबर 5, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इन केस ऑफ फ्रॉड। तो अगर माइनर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एज करता है, कोई भी तरीके का फ्रॉड करता है और किसी सामने वाले से कोई चीज़ ले लेता है, फिर भी वो कोर्ट में जाके माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये लर्निंग्स अच्छी तरीके से समझ ली अच्छे, तो आप जिंदगी भर ये कंसेप्ट आपके माइंड से निकलने वाला नहीं है। लर्निंग नंबर 6, अग्रीमेंट्स एंटर्ड इन माइनॉरिटी कैन नॉट बी रेटिफाइड इन मेजोरिटी, दे अवॉइड ab initio। भाई कितनी बार हम आपको बोले कि बचपन में की गई भूल की सज़ा तुम हमको मेजोरिटी में जाके नहीं दे सकते। हाँ, 18 ईयर्स के बाद अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हूँ तो मैं उसके लिए डेफिनेटली लायबल होंगी, वैलिड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर बाकी टर्म्स भी फुलफिल होती हैं। बट अगर माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो रेटिफाई नहीं हो सकता मेजोरिटी में। ये हो गई। नाउ लर्निंग नंबर 7, माइनर कैन बी एन एजेंट, ही कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, बट ओनली इन केस ऑफ बेनिफिट्स। प्रॉफिट होएगा तो मेरा, लॉस होगा तो तू कौन, ऐसा हो जाएगा माइनर। नाउ माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसरीज ओनली। तो जो माइनर की प्रॉपर्टी है उससे आप क्या रिकवर कर सकते हो सर? सिर्फ नेसेसरीज का जो खर्चा आता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, सिर्फ उसी को आप रिकवर कर सकते हो। बाकी अगर उसके अलावा अगर कोई खर्चा है तो वो आप माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते। सो येस, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरे बच्चों को ये जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से समझ में आए। ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो। इन नोट्स को, मैंने ये नोट्स जो बनाए, नोट्स को आप अच्छी तरीके से देखो। आप जो एग्जाम्पल है उनको, हमने जो अभी डिस्कस किए एग्जाम्पल, जो स्टोरी डिस्कस की, उसको आप माइंड में लो और लर्निंग पढ़ो। एग्जाम्पल, लर्निंग, एग्जाम्पल ऐसे को रिलेट करके पढ़ोगे ना बच्चा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब अच्छे से अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।